वह ऑफिस में बैठी अपना काम पूरे ध्यान से कर रही थी जब मोबाइल की बजती तेज आवाज पर उसका ध्यान भटक गया और कीबोर्ड पर तेजी से चलती हुई उंगलियां एक पल को रुक गई। जब गुस्से में आकर बड़ी जल्दीबाजी में उसने फोन अटेंड करते कान से लगा लिया। हेलो जी, कौन? नजरें अभी भी लैपटॉप पर थी। देखिए, ये कोई पीयूष नाम का बंदा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। हम उसे इमरजेंसी अस्पताल लेकर आए हैं। आप जो कोई भी हैं जल्दी अस्पताल आ जाइए। न जाने सामने वाला क्या कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सिमरन की सांसें तो ये सुनकर रुक गई कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। आज सुबह ही तो नाश्ते पर बैठे हुए सब एक साथ नाश्ता कर रहे थे और दोपहर तक उसका एक्सीडेंट। उसकी आंखों से आंसू तेजी से गिरने लगे। मैं अभी आ रही हूँ, वह उखड़ती सांसों के बीच जब ये कहती वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी एक दोस्त को जल्दीबाजी में समझाती वहां से भागम भाग अस्पताल पहुंची थी जहां उसके भाई को लाया गया था। आपने मुझे फोन किया था? कहा है मेरा भाई, बताइए कैसा है, ठीक तो है ना? हॉस्पिटल पहुंची उस आदमी को फोन करती उसके पास आई थी जब एक साथ उस पर सवालों के बौछार करती रो देने को थी। देखो बेटा, रो मत। मुझे तो मालूम भी नहीं है इस बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये तो काफी देर से रोड पर जख्मी हालत में पड़ा था, खून भी काफी बह गया था। डर के मारे कोई मदद भी नहीं कर रहा था। वह तो मैं उसे अपनी जिम्मेदारी पर उठाकर अस्पताल लाया। उसकी जेब से फोन निकाला, उसमें आपका नंबर ऊपर ही था। मैंने आपको जल्दी से जल्दी फोन किया। वह आदमी ये कहता चुप हो गया। तभी डॉक्टर वहां आता, बोला पेशेंट के साथ कौन है? जी मैं हूँ, मेरा भाई कैसा है डॉक्टर? सिमरन जल्दी से आगे आई, बोलिए। देखिए, सर पर काफी चोट आई है, शायद पसलियां भी टूटी है। हमें डर है सर्जरी जल्द से जल्द करनी होगी, नहीं तो मरीज कोमा में भी जा सकता है। खून रुक नहीं रहा, आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करें ताकि हम आगे की कार्रवाई शुरू करें। ये कहता डॉक्टर वहां से आगे बढ़ गया, जबकि सिमरन किसी रेत की तरह सीट पर ढह गई थी। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम, वो भी इतनी जल्दी। वह लड़की ये सब कहाँ से करती? अभी तो पीयूष के एक्सीडेंट का पता उसके घर वालों को हुआ भी नहीं था। जब उन्हें पता चलेगा तो वह कैसे उन्हें संभालेगी? अगर उसके भाई को कुछ हो गया तो सिमरन की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। अरे सिमरन, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? भावेश, जो सिमरन के कॉलेज की सहेली का भाई था और बहुत अच्छे से सिमरन के साथ वह पूरी फैमिली को जानता था। हाल ही में वो मेडिकल की पढ़ाई करके विदेश से आया था। जब उसने सिमरन को दूर से देखकर पहचानते हुए पास आकर बोला। रोती हुई सिमरन ने आवाज सुनकर बेकाबू होकर सर उठाकर उसने सामने देखा। भावेश भाई। जब आंसू भरी आंखें लिए वह उन्हें एक पल में पहचान गई थी। उसके भाई कहने पर भावेश के मुंह में कड़वाहट घुल गई थी। अभी पीयूष का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर पर चोट आई है, डॉक्टर ने कहा जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना कहती सिमरन बेकाबू होकर रोने लगी। तुम रोना नहीं, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। भावेश उसके गुलाबी चेहरे भीगी आंखों को देखते एकदम पिघलता हुआ बोला और उसे दिलासा देता चला गया। वह बहुत पहले से उसे पसंद करता था। जब उसने पहली बार सिमरन को देखा था तब से उसे पसंद करने लगा था। वह एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी, पर बहुत छोटी थी और भावेश अपना कैरियर बनाने के चक्कर में अपनी उम्र का ख्याल करते सिमरन से उस वक्त कोई रिश्ता नहीं जोड़ सका था। लेकिन अब जब वह एक डॉक्टर बनकर लौटा था, उसकी पहले इच्छा यही थी कि सिमरन को अपना बनाना। लेकिन अब इन हालात में सिमरन से टकराव भावेश को लगा जैसे उसे पाने के लिए उसे और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सिमरन को जैसे कोई फरिश्ते की तरह मालूम हो रहा था। उसे उम्मीद थी भावेश एक काबिल डॉक्टर है, सब कुछ ठीक कर देगा। इसलिए वह घर पर गणेश साहब को फोन करके उसने पीयूष की खबर दी तो ये खबर गणेश साहब पर बिजली बनकर गिरी थी। वह जल्दी से रूपाली देवी यानी अपनी पत्नी के साथ अस्पताल पहुंच गए। एक तूफान आया था, हर कोई उनको दुख से देख रहा था जब वो तीनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। इकलौते बेटे का दुख रूपाली देवी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और बार बार बेहोश हुए जा रही थी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई जब मजबूरन उन्हें इसी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, नहीं तो वह गम उनके दिमाग पर असर कर जाता। भावेश तो सिमरन की फैमिली की ये हालत देखता एक पल को चकरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह गणेश साहब को संभाले या रूपाली देवी को या फिर सिमरन को। जब बड़ी मुश्किल से उनको समझाते हुए गणेश साहब और सिमरन को तसल्ली देता पीयूष की कंडीशन उन्हें बताने लगा। देखो सिमरन, पीयूष का इस वक्त जल्द से जल्द ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तुमसे अभी जो डॉक्टर ने कहा है वह सब गलत नहीं था, उसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई है। ये कहते भावेश थोड़ा चुप हुआ था। सिमरन एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी।
सिमरन, भगवान के लिए संभाल लो खुद को, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा? अब तुम ही हो उनकी आखिरी उम्मीद। जब उसे एक बार फिर रोता देखकर भावेश थोड़ा सख्त शब्दों में बोला था, उसकी डांट का इतना असर हुआ कि सिमरन झट से आंसू पोंछती अब सब्र किए उसे देखने लगी। देखो सिमरन, इस वक्त इस शहर में ऐसा कोई भी काबिल डॉक्टर नहीं जो कि उसका ऑपरेशन कर सके। ये बहुत रिस्की काम है। 20% चांस है वह ठीक हो जाए इस सर्जरी में। भावेश की ये बात सुनकर सिमरन गिरने ही लगी थी कि गणेश साहब ने उसे जल्दी संभाला, लेकिन एक आदमी है जो पीयूष की सर्जरी 100% कामयाब करके उसको नई जिंदगी दे सकता है। जब सिमरन को गिरता एक बार फिर से हिम्मत हारता देखकर भावेश जल्दी से बोला, कौन है वे इंसान? आप प्लीज उनसे कहिए कि वो पीयूष की जिंदगी लौटा दे। सिमरन एकदम खुश होती अब उससे बातचीत करने लगी। जब भावेश ने उसकी बात वहीं काट दी, नहीं सिमरन, मैं उनके बारे में कुछ खास नहीं जानता। इतना मालूम है वे विदेश के ही मेडिकल साइंस से ग्रेजुएट है और कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान वापस आए हैं। वे बहुत ही जीनियस डॉक्टर है, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। वे एक अच्छा सर्जन डॉक्टर है, कुछ गर्म दिमाग का बंदा है। उसे यहाँ इस सर्जरी के लिए बुलाना आसान नहीं। हम में से कोई भी उसे इस सर्जरी के लिए राजी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करो या उन्हें राजी कर सकती हो तो हम पीयूष को बचा भी सकते हैं। सिमरन फटी आंखों से भावेश को देखती उसके एक एक शब्द को बड़ी गौर से सुन रही थी। लेकिन बेटा, हम उनसे कैसे बातचीत कर सकते हैं? अब की गणेश साहब ने कांपती आवाज में कहा, अंकल जी उसकी फिक्र मत करो, उस सर्जन डॉक्टर का नंबर आपको ला कर दूंगा, लेकिन उसे यहाँ इस सर्जरी के लिए कैसे लाना है और कैसे राजी करना है ये आपको देखना होगा, क्योंकि मैं उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानता। इस अस्पताल के सारे डॉक्टर उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं। भावेश ये कहता वहां से सीधा आगे बढ़ गया और फिर कुछ ही देर में एक पर्ची जिस पर कोई नंबर लिखा था उसके साथ वह वहां सिमरन और गणेश के सामने मौजूद था। ये लो नंबर उस सर्जन डॉक्टर का। सिमरन, जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा, वक्त बहुत कम है। भावेश उसकी तरफ पर्ची बढ़ाता हद से ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा था। सिमरन भीगी आंखों से उसके तरफ देखते गणेश साहब से बोली, पापा आप माँ के पास रहो, उनका ख्याल रखो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जब गणेश साहब उसकी बात पर सर हिलाते उसे सीने से लगाते भावेश के साथ आगे बढ़ गए। अब पीछे सिर्फ सिमरन अकेली खड़ी रह गई थी। जब उसने कांपते हाथों से फोन निकालकर पर्ची में लिखा नंबर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर मिलाया और कान से फोन लगाए इंतजार करने लगी। उसका दिल फोन की जाती बेल के साथ धक धक कर रहा था। जब चौथी बेल पर किसी ने फोन उठाते भारी आवाज में हेलो कहा, एक पल को सिमरन का दिल अंधे कुएं की गहराई में जैसे डूब सा गया। जब हिम्मत जमा करती वह भीगी आवाज में बोली, हेलो सर, मैं सिमरन बात कर रही हूँ अमेठी के सरकारी अस्पताल से। मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर पर गुम चोट आई है। डॉक्टर कहते हैं जल्द से जल्द उसके दिमाग की सर्जरी ना हुई तो वह कोमा में जा सकता है। प्लीज सर, मेरे भाई को बचा लीजिए। आप ही एक सहारा हैं मेरे बूढ़े माँ बाप का और मेरी, प्लीज हमारी मदद करिए। सिमरन ये सब कहती आखिर में हिम्मत हार गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब उसने फोन बंद होने से पहले सिर्फ एक आवाज सुनी, ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसकी ये आवाज सिमरन को बहुत जानी पहचानी सी लगी थी, जैसे वह ये शब्द, ये अंदाज, ये आवाज का भारीपन पहले भी सुन चुकी हो। वह हाथ में फोन पकड़े गहरी सोचों में डूब चुकी थी। जब भावेश और गणेश वहां आते उससे बेताबी से पूछने लगे। सिमरन खुशी से गणेश को गले लगाती रोई थी और बोली वे मान गए हैं। और सिमरन का ये जवाब सुनते गणेश साहब और भावेश भी खुश हो गए। ठीक है, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं जरा आगे की जानकारी देख लूं। ये कहते भावेश भागता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर बीती थी कि सिमरन इधर से उधर बेताबी से चक्कर काटती आगे क्या होने वाला है उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गणेश साहब रूपाली देवी के पास थे, तभी उसने सामने से एक लंबे चौड़े हैंडसम बंदे को अपने पास तेज कदमों से चलकर आता देखा और वहीं सिमरन को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें सीने में ही अटक जाएगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बीते हुए 8 सालों में जो कुछ हो चुका था उसके अलावा उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता आई थी। उसकी उम्र का फर्क बता रहा था। उसे इन 8 सालों के बाद अपनी आंखों के सामने यूं अचानक आता देखकर सिमरन अपनी जगह पत्थर की हो गई थी। जब वह उसके करीब आता एक झटके से उसकी बाजू जोर से पकड़ता, अपनी तरफ करता, उसे एक साइड में लाया जहां उन्हें ना कोई देख सकता था और ना ही सुन सकता था। क्या हुआ पीयूष को? मुझे उम्मीद नहीं थी सामने फोन पर तुम हो, लेकिन जब तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं पहचान गया।
खैर सब ठीक हो जाएगा, पीयूष को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, गंभीर आवाज में उसे कह रहा था। उसकी आंखों में सिमरन के लिए नरमी थी। वह इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने वीरू की आंखों में सिर्फ प्यार ही देखा था। सिमरन की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे जब उसने प्यार से उसके आंसू पोंछते उसे लिए जैसे ही आगे बढ़ा। सिमरन एक झटके से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाती कुछ कदम पीछे हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप सर्जन डॉक्टर निकलेंगे। खैर मैं इतना आपको बता दूं कि मेरे पास इस सर्जरी के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। मैं अपने ऑफिस में कोशिश कर रही हूं कि लोन मिल जाए। अचानक उसके शब्द में कड़कपन महसूस की। जो कुछ देर पहले फोन पर उसे रो रो कर उसके सामने अपने भाई की जिंदगी की भीख मांग रही थी, अब उसी से ऐसे रूडली अंदाज में बोलती नजरें चुरा गई। वीरू उसके बदलते रंगों को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। 8 साल पहले भी वो ऐसे ही थी, उसने ऐसे ही रंग बदला था, वह आज भी वैसे ही थी। पैसों की फिक्र मत करो, किसी से कोई लोन मांगने की जरूरत नहीं, ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। पीयूष की जिंदगी बच जाए फिर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर देना, हिसाब बराबर। वह होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए उस पर उसे गौर से देखा और बोला, जो कि बिल्कुल भी उस पुराने वीरू जैसा नहीं था। क्या वह बदल चुका था? सिमरन ने धुंधलाई आंखों से उसकी तरफ चौंक कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मौके की तलाश में था और वह मौका आज उसे किस्मत से मिल गया था, जिसे वह किसी कीमत पर खोने को तैयार नहीं था। वीरू ने उस अस्पताल के डायरेक्टर से कहा कि वह पीयूष नाम के पेशेंट की सर्जरी खुद करेगा, तो ये सुनकर वह हिल गए। वहां जल्दी जल्दी ऑपरेशन रूम तैयार किया जाने लगा। असल में वीरू ऐसा नाम था जिसे शायद ही कोई ऐसा हो मेडिकल में जो ना जानता हो। वह न सिर्फ जीनियस डॉक्टर था बल्कि इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन भीम चोपड़ा का इकलौता बेटा भी था। सिमरन जब उसे व्हाइट कोट में और मुंह पर मास्क लगाए फाइल हाथ में पकड़े ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ते देखा तो उसे ख्याल आया, सच में ये बहुत चालाक बंदा है। आज अचानक 8 साल के बाद उसे अपने सामने देखकर सिमरन को यकीन करना बहुत मुश्किल लग रहा था। वीरू एक बार फिर उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। वह हादसा ही सही, लेकिन अब वह खुली आंखों से उसे देख रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो वीरू को कभी सर्जरी करता देखेगी। वो बेहद हैंडसम और खूबसूरत नैन नक्श वाला आदमी था जिसे एक वक्त पर सिमरन बहुत चाहती थी। आज उनके बीच मीलों की दूरियां बढ़ गई थी। ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी वह दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी गणेश साहब भी वहां आते उसे हौसला देने लगे। जबकि भावेश, जिसे मालूम हुआ कि वह डॉक्टर वीरू हॉस्पिटल पहुंच चुका है, तब उसके साथ उसने पीयूष की पूरी डिटेल लेता। ऑपरेशन रूम में ही उसके साथ था। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और सिमरन की बेचैनी बढ़ने लगी। अब 3 घंटे के बड़े मुश्किल वक्त के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला। बधाई हो, पीयूष की सर्जरी सक्सेसफुल रही और इस तरह की सर्जरी हमारे देश में पहली बार कामयाब रही। वीरू की सर्जरी स्ट्राइक काफी अमेजिंग रही। उनके आने से पीयूष को नई जिंदगी मिली है। भावेश मुस्कुराते हुए उनके करीब आता बोला। जब सिमरन और गणेश ये सुनते खुशी से एक दूसरे को गले लगाते रो दिए। गणेश तो ये खुशी की खबर देने रूपाली देवी के पास जल्दी दौड़े चले गए। पीयूष अब कहाँ है? सिमरन आंसू साफ करती मुस्कुराकर बोली। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, उसकी फिक्र मत करो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। 12 घंटे के बाद उसे होश आ जाएगा। भावेश ये कहता चुप हुआ, फिर सिमरन के करीब होता कुछ सोच कर बोला, तुम अकेली ऐसी इंसान हो जिसने वीरू को यहाँ आने के लिए मना लिया। सिमरन ये सुनती थोड़ी शर्मिंदगी सी दिखाई देने लगी। उसे वीरू के साथ खुद को लेकर कोई शक नहीं पैदा करना था। भावेश की नजरों में असल में वीरू एक ऐसा इंसान है जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर के कई अस्पताल हायर करना चाहते हैं, लेकिन होंडा कंपनी के इकलौते वारिस और काबिल सर्जन को हायर करने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन एक बात जो मुझे जाननी थी, शायद तुम्हें पता हो। जब सिमरन ने धड़कते दिल से पूछा, कौन सी बात? डॉक्टर वीरू काफी अमीर फैमिली से संबंध रखते हैं और वीरू होंडा कंपनी के मालिक भी हैं। ऐसे में अचानक वे 8 साल पहले सब कुछ छोड़कर बाहर क्यों चले गए, वह भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए? ये बात बहुत अजीब है। सिमरन भावेश की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली में हुई थी। जब कुछ देर के बाद बोली, पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ कि पीयूष बिल्कुल ठीक है, अब उसे कोई खतरा नहीं। सिमरन की बात सुनकर भावेश का मुंह उतर गया। बहुत बहुत धन्यवाद भावेश भाई, आपकी वजह से आज पीयूष की जिंदगी बची है। ये एहसान शायद हम जिंदगी भर आपका ना उतार सके। वह रोती हुई निगाहों से मुस्कुराकर कहती वहां से जाने लगी, जब भावेश की बात ने उसके कदम रोक लिए। एक बात याद कर लो कि सर्जरी से पहले वीरू फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस अस्पताल में 12 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए हैं। 8 लाख सर्जरी के, जबकि
4 लाख सर्जरी के बाद के खर्चों के लिए। सिमरन हैरान होती, बेकाबू होकर मुड़ी और गहरी सांस लेने लगी। वीरू ने बिना कहे चुप्पी से न सिर्फ सर्जरी की बल्कि दूसरे खर्चों के लिए भी पैसे जमा करवाए थे और वे अपनी फीलिंग भावेश से छुपाने के लिए चेहरा झुकाकर खड़ी सोचने लगी। जब जाने से पहले भावेश ने इतना जरूर कहा, सिमरन तुम बहुत लकी हो। और सिमरन भावेश को जाता देखने लगी। एक वक्त था जब वह खुद को बहुत लकी समझती थी कि उसे वीरू मिला, लेकिन 8 साल पहले उसे इसी ने अंदर तक हिला दिया था। उसके बाद उसने वीरू से हर संबंध तोड़ लिए थे जो उसे वीरू के साथ जोड़ता था। उस दिन के बाद से वह खुद को कोसने लगी। वह क्यों वीरू से मिली, क्यों पूरी दुनिया में उसे वीरू ही मोहब्बत के लिए मिला। लेकिन आज 8 साल के बाद इस मुसीबत की घड़ी में वह वीरू ही था जो उसकी मदद को आगे आया था। वीरू के होते हुए सिमरन को ऐसा क्यों लगता था कि कोई मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गहरी सोचों को झटकती वे आगे बढ़ी, जहां रूपाली देवी बेहोशी में मुस्कुरा रही थी। मम्मी, पीयूष बिल्कुल ठीक है, उसकी जिंदगी भगवान ने वापस कर दी है, प्लीज आप भी ठीक हो जाइए। वह ये कहती वह प्यार से उनका माथा चूम कर अपना गाल टिका गई। रात के 11 बज रहे थे। इतनी बड़ी और मुश्किल समस्याओं में सर्जरी करने के बाद से अब तक सिमरन ने वीरू को नहीं देखा था। वे अचानक कहाँ गायब हो गया, कोई नहीं जानता था। सुनसान खाली कॉरिडोर की रखी कुर्सियों पर बैठी अब वह थकन से बेहाल हो चुकी थी। गणेश ने बहुत जिद की कि वह कुछ खा ले या घर चली जाए, कुछ देर आराम कर ले, पर वह रूपाली देवी के पास ही थी। लेकिन वह नहीं मानी। धीरे से सर और पीठ कुर्सी से लगाती आंखें बंद किए बैठी थी। जब उसका फोन बजने लगा, उसने फोन पर्स में से निकालकर स्क्रीन पर देखती हैरान रह गई। ये वही नंबर था जिसे आज दोपहर में उसने खुद फोन करके अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगी थी। सिमरन ने कुछ सोचकर फोन अटेंड करते कान से लगाया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब उसने सामने वाले की बात सुनकर सिमरन के माथे पर ढेरों बल पड़ गए थे। ठीक है, मैं कल। अभी वह इतना ही बोल पाई थी जब सामने वाले ने उसकी बात काटते हुए कहा, अभी इसी वक्त मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अस्पताल के सामने। ये कहता वो फोन बंद कर गया। जब सिमरन मुंह खोले बिल्कुल हक्का बक्का सी फोन देखती रह गई थी। ये खुद को क्या समझ रहा है? क्या ये पीयूष की जान बचाकर मुझे अपने पैरों में गिराना चाहता है, मुझसे भीख मंगवाना चाहता है? मैं भी उसका एहसान उसके मुंह पर मार दूंगी और उसका एक एक पैसा उसे सूद समेत लौटाऊंगी। गुस्से से लाल मुंह करती खड़ी होती, पापा मैं एक जरूरी काम से ऑफिस जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी, आप माँ और अपना ख्याल रखना। वह गणेश के पास आई थी। जब उन्हें कुर्सी पर बैठा देख वे हल्का सा उनके सर को सहलाती बोली, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। गणेश साहब उसके सर पर हाथ रखते बोले। जब वह सर पर दुपट्टा अच्छे से ओढ़ती मजबूत कदमों से अस्पताल के बाहर आ गई, जहां वीरू अपनी शानदार कीमती गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सिमरन ने घबराते हुए आसपास देखा, जहां इक्का दुक्का लोग जा रहे थे। जब वो जल्दी से दरवाजा खोलती गाड़ी में बैठ गई। अब सिमरन की नाराज नजरें वीरू की नरम नजरों से टकराई तो एक मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई। क्यों बुलाया मुझे? क्या चाहते हो? जल्दी बोलो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमें इस तरह मिलता देख ले और कुछ गलत समझ बैठे। सिमरन गुस्सा होती बोली। जब वीरू ने गाड़ी झटके से स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा दी कि सिमरन घबराकर खुली आंखों से उसको इस तरह की ड्राइविंग करता देखती रह गई। ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? रोको। अब वो पूरी तरह से घबराई सी बोली, जब सामने वाला उसे बिल्कुल इग्नोर करते गाड़ी तेज रफ्तार से चलाता रहा। वीरू प्लीज गाड़ी रोक दो। जब डर के मारे सिमरन के होठों से उसका नाम निकला तो वीरू जैसे खुशी से पागल होता गाड़ी सड़क के किनारे रोक गया। मैं जानता हूँ सिमरन, तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। किस्मत ने हम दोनों को एक होना तय की है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। खुद से जंग लड़ना अब छोड़ दो। वीरू उसका हाथ मजबूती से अपने हाथों में लेता मोहब्बत से और चोर आंखों में प्यार भरता बोला, ये क्या कर रहे हो? हद में रहो। मैं 8 साल पहले तुमसे मोहब्बत करती थी, अब नहीं, अब सिर्फ नफरत करती हूँ। हम कभी एक नहीं हो सकते। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जब सिमरन अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाती रूठ कर बोली। वीरू ने ठहर कर एक गहरी निगाह उसके जिस्म पर डाली, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी और सीधा उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आओ कुछ पहले खा लेते हैं, फिर बात करेंगे। जब उसका ख्याल करता वीरू बहाना बनाते बोला। वह जानती थी ये सब वो उसी की फिक्र में बोल रहा है। आज से पहले कब सिमरन ने वीरू से कुछ कहा था? वह तो उसके चेहरे से बहुत अच्छे से पढ़ लेता था। मुझे भूख नहीं है, वह कड़वी जुबान बोलती। सिमरन जो सिर्फ अपने महबूब के सामने ही ऐसे गुस्सा करती थी,
8 साल बाद भी उसकी ये अदा देख वीरू हंस दिया। आ जाओ यार, मैं बाद में तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा, तुम जो कहोगी वह करूंगा, पहले इस पेट को तो भर लो। आज तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे 8 साल के बाद खाना खा रहा हूँ जीने के लिए, वरना तो ऐसा लगता था सिर्फ जिंदा रहने के लिए पेट भर रहा हूँ। उसका हाथ थामकर प्यार से उसे गाड़ी से खींचता हुआ होटल के अंदर लाया था, जब ना सिर्फ खुद बल्कि जबरदस्ती उसे भी अपने साथ पेट भरकर खाना खिलाया था। बस वीरू, मुझे अब वापस अस्पताल छोड़ दो। जब मुंह बनाती नाराजगी से बोली, ऐसे कैसे? शायद तुम भूल रही हो, हम दोनों में कुछ डील हुआ था पीयूष के सर्जरी से पहले। अब की वीरू ने गंभीरता चेहरे से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? उसकी आंखों की गहराई देखते सिमरन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। मतलब साफ है सिमरन, मैंने पीयूष की जान बचाई है, अब तुम्हारा वक्त है, तुम्हें एक जान बचानी है। जब वीरू ने थोड़ा आगे झुकते उसके आंखों में देखकर उसने ये बात कही थी, जान बचानी, मगर किसकी? मैं कैसे भला किसकी जान बचा सकती हूँ? जब वह नासमझी से उसकी आंखों में देखती सवाल कर गई, मुझसे शादी? ये सुनकर सिमरन के पैरों तले से जमीन निकली थी। क्या कह रहे हो? होश में तो हो? अब की सिमरन गुस्से में खड़ी होती बोली, मुझसे शादी करनी होगी सिमरन, अभी इसी वक्त। जब वीरू ने बोला तो सिमरन को जोर जोर से चक्कर आने लगे। बेकाबू होती टेबल को थाम गई। वादा पूरा करो सिमरन, पीयूष की जान बचाने के बदले में तुम भी मेरा काम करोगी। अब वक्त आ गया है सिमरन, मैं भी तो देखूं सिमरन अपनी बात की कितनी पक्की है। उसके पत्थर जैसे शब्द सिमरन की आत्मा को जख्मी कर गए थे। जब उसने आंसू से भरी आंखों से उसके चेहरे को देखा था, वह इतने नाजुक पलों में अपने मौके के लिए इस्तेमाल कर गया था। सिमरन को मजबूर करेगा, उसको अपने आगे झुकाएगा। सिमरन ने सोचा भी नहीं था। उस पल उसे वीरू से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। तुम्हें क्या लगा था कि शादी करके तुम मुझे हासिल कर लोगे? तुम मेरी मोहब्बत जीत नहीं पाओगे वीरू। ये सब करके अब की वे जख्मी हंसी हंसी थी। सिमरन की मोहब्बत का हकदार तो सिर्फ वीरू ही है। वह अलग बात है कि झूठी सच्ची बातों में आकर तुमने जबरदस्ती इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, लेकिन दिल से अब तक नहीं निकाल पाई हो। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत साफ देख सकता हूँ, क्योंकि मुझसे तुम कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ 8 साल पहले जो कुछ हुआ वह ठीक नहीं था। मैं उसकी माफी मांगने पूरी दुनिया के सामने भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें किसी कीमत पर अब खोने का मुझ में हिम्मत नहीं। मैं आज और अभी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वीरू ठोस शब्दों में कहता उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। सिमरन ने कांपती जुबान से उसकी शर्त मानने को तैयार हो गई। अब उसे हर हाल में उसकी बात मानते हुए ये शादी करना ही था। वह मजबूर थी, अपने जुबान से पीछे नहीं हो सकती थी और ना ही वीरू उसे ये करने देता। सर झुकाए उसके साथ चलती जबरदस्ती अपने कदमों को घसीट रही थी। उसके अपने होंठ बिल्कुल चुप थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे। गाड़ी में बैठते वे गाड़ी अब फार्म हाउस के तरफ मोड़ते। एक नजर सिमरन की तरफ देखा था, बस वीरू, पीयूष को ठीक होकर घर आने दो, मैं पापा से बात करके उन्हें मना लूंगी, फिर ये शादी करूंगी। नहीं, हम अभी शादी करेंगे। अंकल आंटी को कैसे हैंडल करना है ये तुम सोच लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं, सामने देखकर कहता। वह किसी कीमत पर भी उसे इस वक्त सिमरन से शादी करना ही था। वह बिल्कुल अब शादी के मूड में था। तुम्हें लगता है मैं अपना वादा पूरा नहीं करूंगी? मुझ पर भरोसा नहीं? सिमरन कड़वी हंसी हंसती बोली। वीरू को उस पर भरोसा नहीं था। शायद उसे लगता था कि उसके ठीक हो जाने के बाद सिमरन उससे शादी नहीं करेगी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि वीरू 8 साल से उसी पल के इंतजार में था कि वो कब सिर्फ उसकी बन जाएगी, जहां दुनिया की कोई ताकत उसे फिर से वीरू से अलग ना कर सकेगी। वीरू, मुझे लगता है आज का दिन शादी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमसे शादी के बाद की हक वसूल नहीं करूंगा। वे तुम बाद में फैमिली से बात करके उन्हें राजी करके खुशी से विदाई के बाद दे देना। मुझे कोई जल्दी नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि सिमरन सिर्फ मेरी है, मेरी धर्मपत्नी, जिसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। उसने इतने साफ शब्दों में कहा, पर सिमरन की कान की लौ तक लाल हो गई थी। उससे और ज्यादा वीरू के तरफ देखना मुश्किल हो गया था। जब ये दोनों उसके फार्म हाउस में पहुंचे, जहां रात के उस वक्त उसका मैनेजर सारे कागजात, वकील और फिर पंडित जी को लेकर तैयार था, और सिमरन तो ये सब देखकर हैरान रह गई थी। वह इतना पावरफुल और अमीर आदमी था कि जो चाहे कर सकता था, उसे कोई रोकने वाला नहीं था। कुछ घंटे तय करने के बाद उसकी शादी संपन्न हुई थी और कुछ पेपर साइन करने के बाद सिमरन से अब वीरू की पत्नी बन चुकी थी। वीरू ने कानूनी तौर पर भी सिमरन से शादी कर ली थी और धार्मिक तरीके से भी। दोनों तरीकों से अपनाया था उसे शायद डर था कि सिमरन उससे दूर ना हो जाए। सारे पेपर एक फाइल में रखता
वह खुशी से सिमरन की तरफ देखता बोला, चलो आओ मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूं। आंसुओं से भरी आंखें लिए वह उसे गुस्से से घूरती उठी और जोर से उसे धक्का देती बाहर की तरफ चलती जहां कार खड़ी थी। वीरू ने बेकाबू होता मुस्कुराया था, आगे बढ़ गया। सारे रास्ते दोनों चुप रहे जब गाड़ी एक झटके से हॉस्पिटल के गेट के सामने आकर रुकी। बाहर जाने से पहले वीरू से बोली, इस शादी के बारे में जब तक किसी को पता नहीं होनी चाहिए, जब तक मैं नहीं चाहती। हम दोनों भले एक रिश्ते में बन चुके हैं, लेकिन अभी मीलों दूरियां खड़ी हैं। ना ही तुम्हारी फैमिली मुझे और ना ही मेरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है। बात बहुत पहले तय हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने अपनी जिद पूरी कर ली। क्या सिमरन इस रिश्ते को पूरा निभा पाएगी और सबको बता पाएगी कि उसने एक वादे के तहत वीरू से शादी की है और 8 साल पहले उनके साथ क्या घटना घटी थी जो ये दोनों अलग हो गए थे? ये जानने के लिए आप इसके दूसरे भाग को जरूर देखें। ये कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।